हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनव डिजिटल टेक में। आज मैं दोस्तों ट्रिपल सी की टारगेट बैच की थर्ड वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत से कॉन्सेप्ट सीखेंगे। दोस्तों, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और YouTube पे वीडियो हमारे चैनल को कैसे सर्च करते हैं वो देखते हैं। आप किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, अभी हम मोजिला फायरफॉक्स में हैं। यहाँ पे आप YouTube सर्च में डाल दीजिए, YouTube का सर्च बार आ जाएगा। यहाँ पे आप ट्रिपल सी टारगेट लिख के आप इंटर कर देंगे तो आपको हमारे चैनल की वीडियो दिखाई दे देंगी। तो आप किसी भी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सिंपल उस पर क्लिक कर देंगे, वो वीडियो प्ले हो जाएगा। यहाँ से आपको दोस्तों मिलेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और यहाँ से चैनल के टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आपका हमारा पूरा चैनल दिखाई देगा। इसमें बहुत सारी ट्रिपल सी ओ लेवल की वीडियो ऑलरेडी पहले से अपलोडेड हैं। अगर आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्ले लिस्ट मिलेंगी, जैसे कि ट्रिपल सी टारगेट क्लास 2022, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ट्रिपल सी ओ लेवल की क्लासेस। तो अभी जो क्लासेस टारगेट क्लासेस जो शुरू हो रही हैं उनको देखना है तो आप टारगेट वाली प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे वीडियो तक आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंटिन्यू करें देखना। आने वाले समय में आपको और भी वीडियो ट्रिपल सी टारगेट बैच में आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर और सिस्टम पेरिफेरल दैट्स रिसीव डेटा फ्रॉम प्रोसेसिंग यूनिट आर कॉल्ड। कंप्यूटर या सिस्टम पेरिफेरल जो प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों प्रोसेस होने के बाद डेटा जहां पे हमें मिलता है उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं या आउटपुट यूनिट कहते हैं। अगर आपसे पूछे डेटा दिया कहां से जाता है, किस यूनिट से या किस डिवाइस से, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइस से डेटा प्रोसेसिंग यूनिट को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे कुछ आउटपुट डिवाइस के नाम लिखे हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। दोस्तों ये जो CRT होता है ये भी आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइसेस CRT। दोस्तों CRT जो पुराने मॉनिटर होते हैं उनको CRT मॉनिटर बोलते हैं। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ CRT। दूसरा आउटपुट डिवाइस है ईयरफोन, जो हम लोग गाना वगैरह सुनते हैं वो ईयरफोन जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है। LCD मॉनिटर जो होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। LCD का दोस्तों फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर आते हैं हम LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटेड डायोड। तो LED मॉनिटर भी आपके आउटपुट डिवाइस का काम करते हैं। फिर आता है प्लॉटर भी दोस्तों एक ग्राफिक्स प्रिंटर बोल सकते हो आप या मैट्रिक्स प्रिंटर बोल सकते हो। तो ये भी आपका प्लॉटर भी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर बहुत ही पॉपुलर आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। प्रोजेक्टर क्या होता है दोस्तों, जो आप प्रेजेंट करते हैं वो जूम होके प्रोजेक्टर आप किसी वॉल पे या किसी स्क्रीन पे आप उसको बहुत ज़्यादा बड़ा साइज में करके आप अपने डिस्प्ले को दिखा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो उसको प्रोजेक्टर बोलते हैं। प्रोजेक्टर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। साउंड कार्ड दोस्तों, अगर आपको HD साउंड चाहिए, मतलब आपको हाई साउंड चाहिए, हाई डेफिनेशन साउंड चाहिए, तो आपको अपने कंप्यूटर में एक साउंड कार्ड लगाना पड़ता है जो कि मदरबोर्ड पे लगाया जाता है, तो उसको साउंड कार्ड बोलते हैं। साउंड कार्ड भी आपका
आउटपुट डिवाइस होता है। फिर अगली डिवाइस है टीएफटी। टीएफटी मतलब दोस्तों, टीएफटी का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो आउटपुट डिवाइस जो होती है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी, जिसको आप टीएफटी मॉनिटर बोलते हो, तो ये भी एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो अभी आप लोगों ने यहाँ पे 9 प्रकार के आउटपुट डिवाइस देखे हैं। तो आप इसको आप याद कर लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बस बेसिक चीज ये आप याद रखिएगा, जहां से आपको आउटपुट मिलता है जिस डिवाइस से, उस डिवाइस को आप आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। बस उसका काम होना चाहिए, रिजल्ट आपको मिल रहा है प्रोसेस होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज। कोई भी डेटा आप इंटर करते हैं प्रोसेसर में या आप सीपीयू को देते हैं तो वो इनपुट कहलाता है। दोस्तों इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं आपकी, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइसेज होती हैं, याद रखेंगे आप लोग। तो जहां से जिस यूनिट से आप डेटा देते हैं वो वो इनपुट यूनिट कहलाता है। और जो देते हैं आप, चाहे ऑडियो दे रहे हैं, चाहे वीडियो दे रहे हैं, चाहे आप कुछ कैरेक्टर लिख रहे हैं, टेक्स्ट दे रहे हैं, तो वो सब इनपुट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों कुछ आउटपुट डिवाइस हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड बहुत ही बेसिक इनपुट डिवाइस है। और ये माउस होता है, माउस का काम होता है क्लिक करने का या पॉइंट करने का। तो माउस को दोस्तों याद रखिएगा, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। माउस क्या है, एक तरह की पॉइंटिंग डिवाइस भी है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये क्लिक करने के काम आता है। तो इस पे 2-3 तरीके क्लिक होती हैं। लेफ्ट बटन को लेफ्ट क्लिक कहते हैं, एक राइट क्लिक कहते हैं, एक आपका स्क्रॉल बटन होती है, बीच में जो आपकी व्हील होती है उसको स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल बटन बोलते हैं। इससे आप पेज को स्क्रॉल करते हो, अप या डाउन करते हो। दोस्तों ये कैमरा है, जो आपके वेब कैमरा होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरी फोटो दिख रही है, वो भी एक वेब कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरी फोटो जो है इनपुट कैप्चर हो रही है, ठीक है ना। तो ये वेब कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर होता है दोस्तों, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन दोस्तों, जहां से हम अभी बोल रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो माइक्रोफोन जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस है। राइटिंग पेन, राइटिंग पेन मतलब ये जो आपकी पेन दिखाई दे रही है मेरे हाथ में, ये राइटिंग पेन होती है, ये भी एक आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक दोस्तों, जॉयस्टिक जो होता है ये गेम खेलने के लिए यूज होता है। तो इसमें कीबोर्ड से कुछ अच्छे फीचर्स मिलते हैं जॉयस्टिक में। इसमें और भी आपको कंट्रोल बटन मिलती हैं जिससे आप गेम खेलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस थी जो आप लोगों ने देखा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सूचना जो बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है कहलाती है। दोस्तों जो बाहर से कुछ भी डेटा आता है कंप्यूटर में फीड करते हैं, आप इंटर करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट इनपुट बोलते हैं, सॉरी इनपुट बोलते हैं। इनपुट आपके टेक्स्ट भी हो सकते हैं, ऑडियो भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं, या इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, इमेज भी हो सकती है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम है अपने कंप्यूटर बेसिक डायग्राम है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। तो इसमें देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे पहली यूनिट है, इसको इनपुट यूनिट बोलते हैं। यहाँ पे हमें आपके कीबोर्ड माउस मिलते हैं, स्कैनर वगैरह मिलता है। और यहाँ पे ये पूरा जो सिस्टम होता है, जिसको मैं इसको लाइन कर रहा हूँ, तो ये पूरा जो होता है एक डिब्बे में बंद होता है, या आपके कैबिनेट में बंद होता है, या आप लैपटॉप देखेंगे तो एक केस में बंद होता है। तो उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग यूनिट। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट। और ये जो थर्ड यूनिट है दोस्तों, ये आउटपुट यूनिट है। यहाँ पे आपके
स्पीकर वगैरह होते हैं अटैच होते हैं, ठीक है ना, स्पीकर या प्रोजेक्टर बोल सकते हैं आप, ठीक। और यहाँ पे इनपुट पे आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब अटैच होते हैं। और ये जो हमने सर्कल किया है ये वाला बॉक्स, ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके अंदर आपको मदरबोर्ड मिलेगा, एसएमपीएस मिलेगा और भी सर्किटरी मिलेगी। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे सिर्फ सीपीयू को दर्शाया गया है प्लस मेमोरी को दर्शाया गया है। तो दोस्तों जो सीपीयू का पार्ट होता है उसके दो भाग होते हैं, एक को कहते हैं हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरे को बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। तो ये सीपीयू के पार्ट्स होते हैं, ये सीपीयू के भाग होते हैं। बाहर से इसमें मेमोरी अटैच होती है, ये भी आप लोग समझ लेंगे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप बोलिएगा सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये रहा बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों ये एरो क्या इंडिकेट करती है वो हम समझा देते हैं। ये जो एरो इंडिकेट कर रही है ये डेटा के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, डेटा फ्लो। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। जो एरो होता है वो क्या इंडिकेट करता है, ये डेटा फ्लो दर्शाता है। इसका मतलब इनपुट से आप डेटा दे रहे हैं तो इनपुट से डेटा सीपीयू में जा रहा है, जाने के बाद वो सीपीयू में कभी एलयू में आ रहा है, फिर सीयू में आ रहा है, फिर एलयू में आ रहा है, फिर उसके बाद प्रोसेस होने के बाद वो मेमोरी में आ गया, मेमोरी में आके वो स्टोर हो गया। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो मेमोरी से आप फिर सीपीयू में ले गए, सीपीयू में लाने के बाद उसमें कुछ एडिट वगैरह किए, फिर उसके बाद सेव कर सकते हो मेमोरी में लाके। तो ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। अगर जरूरत पड़ी तो आप उसको यहाँ से आउटपुट डिवाइस पे डेटा, एरो इधर को जा रहा है, हेड इधर को है, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस पे डेटा आएगा और वो प्रिंट हो जाएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक। तो ये इसका फंक्शनल मतलब इसका एक डायग्राम है, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जिसमें आपने समझा कि फंक्शनल यूनिट का काम क्या होता है। तो यहाँ पे ये जरूर याद रखिएगा, ये जो फ्लो होता है ये डेटा का फ्लो रिप्रेजेंट करता है। ये जो हेड और टेल बनाए जाते हैं यहाँ पे एरो होती है वो डेटा का फ्लो रिप्रेजेंट करता है। आप बस इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला हार्डवेयर कौन सा है? दोस्तों ये बहुत फेमस है। बेसिक इनपुट डिवाइस बोले तो आपके कीबोर्ड माउस ही होते हैं। तो डेटा एंटर करने के लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। हमारा कंप्यूटर जो होता है, अगर कहा जाए हिंदी में, तो कंप्यूटर के जो घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो दो कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर, दूसरे को हम बोलते हैं हार्डवेयर। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता है, इसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, मतलब इसको आप छू नहीं सकते हो। हार्डवेयर आपके फिजिकल फॉर्म में होते हैं। फिजिकल फॉर्म मतलब भौतिक रूप में होते हैं, आप इनको टच कर सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, ठीक। तो इतना याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी आपके बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। काम के आधार पर सॉफ्टवेयर तीन तरीके के होते हैं। एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, थर्ड होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। दोस्तों जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप मान लीजिए MS ऑफिस हो गया, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको बोलते हैं, ये एप्लीकेशन का एग्जांपल है। अगर आप कह सकते हैं फोटोशॉप जो होता है जिसपे आप फोटो बनाते हो, वो भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपके जो ट्रिपल सिलेबस में जो आप पढ़ने वाले हो वो लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस सूट होता है, वो भी आपका एप्लीकेशन। बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, बनाने वाले को भी नहीं पता होगा कि कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो कुछ पॉपुलर हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं। कुछ आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो दोस्तों जो कंप्यूटर को चलाने के काम आते हैं। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल नहीं पाएगा। तो उसके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको आप OS बोलते हो। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आप बोल सकते हो Windows 7,
विंडोज 8.1, विंडोज 10। अभी फिलहाल दोस्तों इस समय एक विंडोज 11 आ गया है, लेटेस्ट विंडोज का लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11। और आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ढेर सारे होते हैं, जैसे कि यूबंटू या रेड हैट होता है, या आपका कली होता है, बहुत ढेर सारे हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं दोस्तों। तो ये सब अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कुछ होते हैं दोस्तों। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, तो उनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क क्लीनर करके आता है आपका, डिस्क क्लीनर करके आता है एक सॉफ्टवेयर, या सीसी क्लीनर बोल सकते हो आप, ये भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप डिस्क फ्रेगमेंटेशन करना है तो आपको, या डिस्क को पार्टीशन करना है तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं, उनको भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आपको विंडो का बूटेबल पेन ड्राइव बनानी है तो आप रिफर्स नाम का या और भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही कहलाते हैं, जो हेल्प करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो इतनी थ्योरी आप लोग याद रखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर 3 तरीके के होते हैं, एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो छोटे होते हैं, हेल्प करते हैं सिस्टम या एप्लीकेशन की, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। उनके एग्जाम्पल आप कुछ याद कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल माउस जारी किया था। तो दोस्तों ऑप्टिकल माउस जो होते हैं, लाइट बेस्ड माउस जो होते हैं, वो 1999 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जारी किया था, बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसका है दोस्तों? बिल गेट्स जो हैं उनकी ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउस किसने बनाया था या माउस के निर्माता कौन है? तो उनका नाम है डगलस एंजेलबर्ट द्वारा। ठीक, तो ये इन्होंने बनाया था। डगलस आप याद रखेंगे, इन्होंने माउस को बनाया था। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि माउस की खोजकर्ता कौन है, तो आप डगलस का नाम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कंप्यूटर में जो डेटा होता है जो स्टोर होता है, उसकी एक यूनिट होती है जिसको आप बोल सकते हो मात्रक बोल सकते हो। ठीक, तो डेटा का सबसे छोटा मात्रक जो होता है दोस्तों, वो बिट होता है। सबसे छोटा मात्रक अगर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा मात्रक पूछा जाए तो वो आपका बिट होता है। बिट दोस्तों क्या होता है? कुछ नहीं, बाइनरी डिजिट जो होते हैं, 0 और 1 जो होते हैं, उनको हम बिट बोलते हैं। 0 और 1 को हम बिट बोलते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। अगर 4 बिट इकट्ठा हो जाएंगे, जब 4 बिट आपके इकट्ठा हो जाएंगे, तो उन 4 बिट को मिला के आप कह सकते हो 4 बिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 निबल के बराबर हो जाएगा। 1 निबल के बराबर हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम लोग बचपन में पढ़ते थे, किलोग्राम, मिली किलोग्राम, डेसीग्राम, हेक्टोग्राम, ये सब पढ़ते थे। उसी तरीके का जो सबसे छोटा होता था मिलीग्राम होता था, सबसे बड़ा होता था किलोग्राम होता था, उसके बराबर से बड़ा होता था फिर हम क्विंटल वगैरह बोलते थे, टन वगैरह बोलते थे। वैसे ही डेटा का भी रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है। तो बेसिक यूनिट जो सबसे छोटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं बिट। बिट मतलब 0 और 1 या बाइनरी डिजिट। तो 4 बिट इकट्ठा आप ले लिए, मतलब 0101 या 11 आप 4 बार लिख दिए, तो डेट इज ये किसके बराबर हो गया? ये निबल के बराबर हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप लोग दोस्त समझ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये आपको समझ में आ गया निबल की कहानी। आगे चलते हैं। अब 8 बिट जो दोस्तों होता है, 8 बिट होता है।
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना अगर आप लिख देते हैं दोस्तों, इतना आप लिख देते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 1 बाइट के बराबर हो जाएगा। दोस्तों बाइट याद रखिएगा, बाइट के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाता है 8 बिट बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक, तो उस बिट से बड़ी यूनिट क्या हो गई, बाइट। तो इसी प्रकार से आपका ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है यूनिट को, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर 1024 बाइट हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं 1 किलो बाइट के बराबर। क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं 1024 बाइट कितना हो जाएगा, 1 किलो बाइट के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर दोस्तों अगर 1024 किलो बाइट आपको मिल जाए तो उसको आप बोल सकते हो 1 मेगाबाइट के बराबर, 1 MB के बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार से 1024 मेगाबाइट आपको मिल जाए तो आप कह सकते हो उसको 1 GB के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 1024 GB मिल जाए आपको तो उसको बोल सकते हो आप दोस्तों 1 टेराबाइट के बराबर हो जाएगा। और 1024 टेराबाइट मिल जाए आपको तो आप बोल देंगे उसको 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा, 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। और 1024 पेटाबाइट मिल जाए तो आप कह दोगे 1 एक्जाबाइट के बराबर हो जाएगा, आपका 1 एक्जाबाइट के बराबर हो जाएगा, ये बोल सकते हैं आप। अगर 1024 एक्जाबाइट मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि 1 जेट्टाबाइट के बराबर हो जाएगा, 1 जेट्टाबाइट के बराबर हो जाएगा आपका। ठीक, ZETTA 1 जेट्टाबाइट के बराबर हो जाएगा। और 1024 जेट्टाबाइट जो हो जाएगा दोस्तों वो 1 योट्टोबाइट के बराबर हो जाएगा, 1 योट्टोबाइट के बराबर हो जाएगा। तो ये बेसिक यूनिट है, आपसे पूछी जाती है कि 1024 गीगाबाइट बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे 1 टेराबाइट होता है। आपसे पूछा जाए 1024 टेराबाइट किसके बराबर होता है तो आप बताएंगे 1 पेटाबाइट के बराबर होता है, PETA। ठीक, तो ये बेसिक यूनिट है, आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे आप वजन की या द्रव्यमान की यूनिट याद रखे हैं किलोग्राम वगैरह, उसी तरह आप मीटर का भी याद रखे होंगे। उसी तरह आप कंप्यूटर के फील्ड में हैं तो कंप्यूटर की भी ये बेसिक यूनिट दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। तो ये बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। SSC के अलावा भी जितने भी जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं या जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भी ये बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको धीरे धीरे करके आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। लैपटॉप का डिफॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस है दोस्तों। जो डिफॉल्ट शब्द होता है, मान लो एक डिवाइस में आप 2-3 डिवाइस कनेक्ट कर दिए हो, मान लो एक लैपटॉप में 2-3 पॉइंटिंग डिवाइस आप कनेक्ट कर दिए हो, तो डिफॉल्ट डिवाइस कौन सी होती है, तो डिफॉल्ट डिवाइस होती है दोस्तों वो टच पैड होती है। टच पैड जो होता है वो डिफॉल्ट डिवाइस होता है। उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस आप कनेक्ट करोगे, 2-3 माउस कनेक्ट करोगे तो वो डिफॉल्ट नहीं होंगे, उनको आपको डिफॉल्ट सेट करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। कौन सा इनपुट डिवाइस केवल ध्वनि संचार की अनुमति प्रदान करता है? देखो ध्वनि संचार दोस्तों वॉइस कम्युनिकेशन कौन प्रदान करता है आपको? माइक्रोफोन प्रदान करता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्स्ट को स्कैन करता है और कंप्यूटर में पढ़ने योग्य रूप में परिवर्तित करता है? दोस्तों जो हमारी किताबें होती हैं, अगर हम उन किताबों को, एक स्कैनर होता है जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या OCR बोलते हैं, OCR इसका शॉर्टकट होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। तो OCR को अगर आप OCR से अगर आप कुछ स्कैन करते हैं तो आपकी वो किताब जो होती है, जैसे हम लिखते हैं उस फॉर्म में आपका आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
रिकॉग्निशन या रीडर आप बोल सकते हैं। तो किताब वगैरह स्कैन करनी हो जो लिखी हो, उसको आपको डिजिटल फॉर्म में अगर करना हो तो आप OCR से स्कैन कर लीजिए, आप उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां एक फ्लॉपी डिस्क में डेटा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेयर डेटा इज रिकॉर्डेड इन फ्लॉपी। देखो, चाहे हार्ड डिस्क हो दोस्तों, चाहे हार्ड डिस्क हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, चाहे आपका CD हो, चाहे DVD हो, उसमें डेटा जो होता है ट्रैक में स्टोर होता है, उसमें ट्रैक में स्टोर होता है। तो ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं फ्लॉपी डिस्क में। तो ये जो सर्कल होते हैं आप इनको ट्रैक बोलते हो, और ये जो सेक्टर और बाकी जो खंड होते हैं इसको आप सेक्टर बोलते हो। ट्रैक और सेक्टर के रूप में डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क में। और दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क बनी होती है वो उस पर एक लेयर होती है, वो लेयर भी आपसे पूछी जाती है। मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक मेटलिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क पे। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू सकता है उसे क्या कहते हैं? तो अभी पिछली कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, पिछले क्वेश्चन में मिला था, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। अगर यहीं पे होता जिसको हम छू नहीं सकते हैं तो उसका राइट आंसर आपका क्या हो जाता दोस्तों? सॉफ्टवेयर। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख तो ये आपका CPU का एक फंक्शनल डायग्राम बनाया गया है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके दो भाग होते हैं, पहले को बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट, दूसरे को बोलते हैं हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और बाहर से CPU में हमें मेमोरी अटैच होती है, मेमोरी बाहर से लगी होती है। तो ये मेमोरी जो लगी होती है वो क्या होते हैं? जो CPU से अटैच होते हैं उनको बोलते हैं हम रैम या रोम बोलते हैं। दोस्तों एक चीज और भी याद करेंगे, ये जो डेटा फ्लो रिप्रेजेंट हो रहा है इन वायरों को हम बोलते हैं बस। क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं आप, या सिंपली आप डेटा बस बोल सकते हो। तो जहां पे डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाता है वो किसके द्वारा जाता है? बस के द्वारा जाता है। बस मतलब जो छोटे छोटे वायर होते हैं या जो छोटे छोटे वायरिंग की होती है उसको हम बस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। डेटा जो फ्लो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो हम वायर यूज करते हैं उसको हम बस बोलते हैं, बस बोलते हैं। या आप समझ सकते हो कि एक जो तार होता है जहां से आपका डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, तो वो बाई बस जाता है, बस के द्वारा जाता है। बस नथिंग बट आपके वायर होते हैं, ठीक, ये आपके वायर होते हैं। तो ये भी बहुत पूछा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक में विभाजित किया जा सकता है जिसे आगे में विभाजित किया जा सकता है। दोस्तों ट्रैक जो होते हैं, ट्रैक को फिर फर्दर सेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रैक जो होते हैं वो सेक्टर में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्सपेंशन कार्ड कंप्यूटर में डाले जाते हैं। दोस्तों आपके कंप्यूटर में या हमारे कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड या जिसको आप सिस्टम बोर्ड बोलते हो दोस्तों, उस पे जो होता है जितने भी आपके स्लॉट होते हैं वो बने होते हैं, चाहे आपका USB स्लॉट हो, चाहे ऑडियो वीडियो स्लॉट हो, चाहे आपका RJ45 जिसको आप लैन पोर्ट भी बोलते हो, लैन पोर्ट, वो सारे मदरबोर्ड पे बने होते हैं। तो मदरबोर्ड पे ही आपका जो होता है एक्सटेंशन डिवाइसेस जो होती हैं वो जोड़ी जाती हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आंसर लिखा गया है CPU स्लॉट। तो CPU स्लॉट दोस्तों क्या होता है? ये डिब्बे के ऊपर जो बाहर से स्लॉट दिखाई दे देते हैं, या CPU को ही
एक मोटे मोटे भाषा में दोस्तों क्या होता है कि सीपीयू को ही वो पूरे मदरबोर्ड सहित को सीपीयू मान लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही है कि सीपीयू से अटैच किया जाता है। लेकिन आप अगर डीप लेवल पे जाओगे तो मदरबोर्ड में ये सब चीजें कनेक्ट की जाती हैं। आपका सीपीयू जो होता है मदरबोर्ड से ही कनेक्ट किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों जो स्लॉट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन स्लॉट जिसको बोलते हैं RJ45 स्लॉट जो होता है, तो ये इसका होता है फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक 45। यहाँ से आपका नेट की केबल जुड़ती है इस पोर्ट से, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो दो तरीके की बेसिकली होती है। एक होती है आपकी वोलेटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। तो दोस्तों जो लाइट जाने के बाद डेटा लॉस हो जाए, डेटा आपका गायब हो जाए, हानि हो जाए लाइट जाने के बाद, तो वो आपकी वोलेटाइल कहलाती है। और जो आपका मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है, लॉस नहीं होता है, मेंटेन रहता है, उसको बोलते हैं हम, मेंटेन रहता है डेटा, तो उसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल। तो दोस्तों जो हमारे रैम होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। और जो रोम होते हैं रीड ओनली मेमोरी, वो आपकी नॉन वोलेटाइल होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, या इसको हम कभी रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ये चार्ट आप याद रखेंगे, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो एक याद रहा तो दूसरा उसी का अपोजिट होता है, आप लोग को पता रहेगा। वोलेटाइल मतलब गायब हो गया, लॉस हो गया डेटा, इट मीन्स रैम। तो बाकी दूसरा क्या हो जाएगा रोम, और वो नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नया कॉन्सेप्ट। दोस्तों ये रैम बना है, ये रैम है हमारी जो खरीदते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाते हैं। तो ये आपकी एक डेस्कटॉप रैम है। इसमें दोस्तों रैम इसी प्रकार की होती है, इसमें यहाँ पे एक स्लॉट होता है, एक स्लॉट होता है, इससे आप पता करते हैं कि स्लॉट उल्टी लग रही है कि सीधी लग रही है। तो ये रैम की एक चिप होती है जो 1 GB या 2 GB या 3 GB में होती है, या 4 GB या 16 GB आप बोल सकते हो, गीगाबाइट्स में रहती है। तो ये रैम का चिप है आपका, इसको आप मार्केट से ले सकते हो और आप कंप्यूटर में लगा सकते हो। दोस्तों रैम की भी कई वैरायटी होती है। तो जो कंप्यूटर आपके मतलब जो आपका मदरबोर्ड होगा, जिस तरह की सपोर्ट करेगा रैम, वही रैम आप खरीद के लाइएगा तभी सपोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैम का अर्थ क्या है? रैम का दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है आर मतलब रैंडम, ए मतलब एक्सेस, एम मतलब मेमोरी। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे रोम पूछ ले, रोम का फुल फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह डिवाइस जो बाहरी कंप्यूटर से डेटा स्वीकार करते हैं और सीपीयू में ट्रांसफर करते हैं कहलाते हैं। तो दोस्तों वो इनपुट डिवाइसेज कहलाती हैं, जो भी डेटा भेजती हैं आपको सीपीयू को या प्रोसेसिंग यूनिट को डेटा जो भेजती हैं। तो यहाँ पे दिया गया है ट्रांसफर इनटू सीपीयू इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपके वही कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि किसी निर्देश में अंकगणितीय संक्रिया शामिल है तो डेटा को स्थानांतरित किया जाता है। इफ एनी इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू। तो दोस्तों अगर सीपीयू के पास कुछ भी काम आता है, सीपीयू के पास कुछ भी काम आता है, तो इसके दो दोस्त होते हैं, एक का नाम होता है ALU, दूसरे का नाम होता है CU। तो जो भी काम आता है सीपीयू के पास, जो भी इनपुट आता है सीपीयू के पास,
वो इन दोनों लोगों के पास डिवाइड हो जाता है, ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो ALU का काम होता है जो जोड़ घटाना गुणा भाग जितने अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो काम होता है, तो CPU क्या करता है, ALU को दे देता है। और CPU और CU कंट्रोल यूनिट क्या होती है, जितने कमांड दिए जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक, तो कंट्रोल यूनिट का काम ये होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशन किसको ट्रांसफर किए जाते हैं, तो भैया कौन सा दोष करता है CPU का, ALU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वही काम करता है अंक गणितीय गणना करने का काम। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सोर्स प्रोग्राम भाषा में लिखा गया प्रोग्राम है। तो दोस्तों जो हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं या कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसकी जो कोडिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम बोलते हैं। तो सोर्स प्रोग्राम जो होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे आपकी जावा हो गई, पाइथन हो गई, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती है, या C++ हो गई, तो ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। इन्हीं में आपकी प्रोग्रामिंग की जाती है, इसी में सोर्स प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। जिस लैंग्वेज को यूजर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं उसको हम हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और जिस लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ कंप्यूटर समझता है या कंप्यूटर की मशीन समझती है, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो आपके ये जावा पाइथन जो है और भी जो तमाम सारी लैंग्वेज हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिवाइस जो मदरबोर्ड से जुड़ा होता है कहते हैं। दोस्तों मदरबोर्ड से जितनी डिवाइसेज बाहर से जोड़ी जाती हैं, मदरबोर्ड में या सिस्टम बोर्ड में जो भी डिवाइसेज बाहर से अटैच की जाती हैं उन सब को हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज। तो पेरिफेरल डिवाइसेज वो डिवाइसेज होती हैं जो कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करती हैं। तो आप लोग ये याद रखेंगे जो बाहर से डिवाइसेज कनेक्ट की जाती हैं उनको पेरिफेरल डिवाइसेज कहते हैं। तो जो आपके कीबोर्ड माउस या वायरलेस कीबोर्ड माउस वगैरह जो होते हैं वो सब पेरिफेरल डिवाइसेज में आते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी जो आती है आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज में आती है। तो आप लोग याद रखिएगा जो हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, या आपके पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, या बाहर से जो भी आप प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करते हो प्रिंट लेने के लिए, तो वो सब क्या कहती हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम मेमोरी का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो मेमोरी बेसिकली दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। एक मेमोरी को हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, या आप इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं, मेन मेमोरी। और दूसरी मेमोरी जो होती है एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो याद रखिएगा आपकी जो मेन मेमोरी है ये आपकी कंपलसरी मेमोरी है, मतलब आप बिना इसके मेन मेमोरी के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। बट ये जो होती है ऑप्शनल होती है, ऑप्शनल होती है। एक्सटर्नल मेमोरी नहीं भी है तो कंप्यूटर अपने बेसिक काम करेगा। तो मेन मेमोरी बेसिकली दो भागों में डिवाइड होती है। एक को बोलते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट मीन्स रैम। दूसरी होती है रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं हम रोम। तो रोम बेसिकली दोस्तों कई भागों में डिवाइड होते हैं, जैसे कि पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी। ठीक, तो जिसमें आपकी प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर को बेसिक प्रोग्राम जो होते हैं चलाने वाले होते हैं, जिनको आप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस भी बोलते हो, वो आपके रोम में स्टोर होते हैं, वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है रोम जो होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो बायोस आपका रोम में स्टोर किया जाता है। और जो प्रेजेंट टाइम आप काम कर रहे होते हैं वो जो होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। तो रैम भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक को बोलते हैं स्टैटिक रैम, एक को बोलते हैं हम डायनेमिक रैम। तो स्टैटिक रैम को हम शॉर्टकट में एस रैम भी बोलते हैं, एस रैम। और डायनेमिक रैम को हम डी रैम भी बोलते हैं, डी रैम।
तो डायनेमिक रैम, एसडी रैम फर्दर डिवाइड हो जाते हैं और डीडीआर रैम भी होते हैं। ठीक, तो ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा रैम दो तरीके के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और स्टैटिक रैम भी आपके रजिस्टर और कैशे मेमोरी भी होती हैं। अब यहाँ आते हैं हम एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो मेमोरी दोस्तों बाहर से अटैच करते हैं कंप्यूटर में आप, उनको आप सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, सीडी रोम हो गया, डीवीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सॉलिड स्टेट जिसको एसएसडी बोलते हैं आप लोग, बहुत पॉपुलर हो रही है इस समय, पेन ड्राइव हो गया, एसडी कार्ड हो गया, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर होती है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए होते हो, ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, देखें कैबिनेट के अंदर बंद है तो ये इंटरनल मेमोरी है, तो ऐसा गलती आप मत कीजिएगा। हार्ड डिस्क आपकी एक्सटर्नल मेमोरी होती है। जो मेन मेमोरी होती है वो यही रैम एंड रोम होते हैं, रजिस्टर या कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीडी और डीवीडी पर इंडेंटेशन जो होते हैं आपके कहलाते हैं, तो वो आपके ट्रैक्स कहलाते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? ट्रैक बोलते हैं। तो सीडी डीवीडी आपकी जो होती है वो सर्कुलर या सर्कुलर डिस्क होती है, जिसपे दोस्तों सीडी हो आपकी या आपकी डीवीडी हो या आपकी बीआरडी हो, बीआरडी मतलब ब्लू रे डिस्क हो, ब्लू रे डिस्क हो, ये सब दोस्तों याद रखिएगा, ये ऑप्टिकल आधारित होते हैं। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश बेस्ड होते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क होती हैं, बीआरडी, तो ये आपके ऑप्टिकल आधारित होती हैं। ऑप्टिकल मतलब प्रकाश आधारित, प्रकाश मतलब लाइट, लेजर लाइट, इस पर आधारित होती हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। सीडी मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बीआरडी मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो आप एक क्वेश्चन से इतने क्वेश्चन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऑप्टिकल बेस्ड डिवाइस यही होती हैं, सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी को फिर से यहाँ पे दिखाया गया है, रैम होता है और रोम होता है, और रैम फर्दर डिवाइड होते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में, और ये जो रोम भी होते हैं, इसके अलावा भी और रोम होते हैं दोस्तों, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो दोस्तों इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इनके फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और पी रोम का मतलब होता है, आप रोम तो जान चुके हैं, रीड ओनली मेमोरी। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी का मतलब बता देते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इरेजेबल मतलब जिसको इरेज किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, फिर उसको फर्दर प्रोग्राम्ड किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं हम ईपी रोम। और डबल ईपी रोम का मतलब क्या होता है दोस्तों? डबल ईपी मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो पी रोम तो आप जान चुके हैं, प्रोग्रामेबल रोम, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, जिसको इलेक्ट्रिक विद्युत की सहायता से इरेज किया जा सकता है, उसको डबल ईपी रोम बोलते हैं। तो ये रहा आपका प्राइमरी मेमोरी के कुछ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैक का संक्षिप्त नाम क्या है? दोस्तों मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल दोस्तों जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम एनआईसी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है दोस्तों, इसी के अंदर मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है। आपसे ये पूछा जाता है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 बिट का होता है। और ये फर्दर डिवाइड होते हैं, कुछ बिट्स में, ठीक है ना।
8 हार्ट बीट के फॉर्म में ये डिवाइड होते हैं, तो पूरा 8 गुणे 6 8 6 48 बिट हो जाता है। तो 8 हार्ट बीट के बटे होते हैं, स्लॉटों में बटे होते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे ये अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब ये हेक्साडेसिमल पे होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें। तो इतनी चीजें याद रखेंगे। मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जब आप खरीदते हैं तो उसी में होता है, इनबिल्ट होता है ये नंबर, और इसलिए 48 बिट का होता है, और ये हेक्साडेसिमल नंबर पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या लिखा जाता है। इसका मतलब 0 से लेके 9 तक नंबर होंगे, और ए से लेके आपके जो हेक्साडेसिमल ABCD में लिखे जाते हैं वहां तक जाएंगे पूरे। तो इतना चीज आप मैक एड्रेस के बारे में याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बायोस का अर्थ क्या है? तो दोस्तों बायोस का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये भी ट्रिपल-सी में बहुत पूछा जाता है। और ये स्टोर कहाँ होता है दोस्तों? अभी मैं बता चुका हूँ, ये स्टोर होता है आपका रोम चिप में, रोम की चिप में। तो ये आप लोग याद रखेंगे, बायोस कहाँ होता है? रोम की चिप में होता है, या प्राइमरी मेमोरी में होता है, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों ये रोम की चिप है, ये आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ड होती है। इसमें रोम तो नहीं लिखा रहता है, लेकिन आपकी बायोस चिप होती है, आप उसे पहचान सकते हो कि ये रोम चिप है। ये आपकी मदरबोर्ड में इनबिल्ड मिलती है, चाहे लैपटॉप का हो चाहे आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो, उस पे ये रोम जो होता है आपका इनबिल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रिंटर का प्रकार जिसमें प्रिंटिंग हेड प्रिंटिंग प्रक्रिया में कागज के साथ संपर्क करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों जो हेड होता है अगर संपर्क करता है, टच होता है, तो उसको इंपैक्ट बोलते हैं, उसको इंपैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अगर इसी का अपोजिट पूछ लिया जाए, जो टच नहीं करता है, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। क्या हो जाएगा? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा। तो जो टच करता है वो इंपैक्ट प्रिंटर हो जाएगा, जो नहीं करता है वो नॉन इंपैक्ट हो जाएगा। तो इंपैक्ट प्रिंटर के कुछ उदाहरण हैं जिसको आप बोल सकते हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या बोल सकते हो लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सब आपके इंपैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। नॉन इंपैक्ट पूछा जाए तो आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं आपके लेजर प्रिंटर या थर्मल प्रिंटर वगैरह होते हैं, जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बूटअप पर पहला कंप्यूटर निर्देश किस स्थान पर उपलब्ध होता है? तो दोस्तों जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं बूटिंग बोलते हैं। तो बूटिंग बेसिकली दोस्तों दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी वार्म बूटिंग, जिसको आप हॉट बूटिंग बोल सकते हो। दूसरा होता है आपका कूल बूटिंग। तो कूल बूटिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो फर्स्ट टाइम, तो वो कहलाता है आपका कूल बूटिंग। और जब आप उस कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो, किसी कारणवश रीस्टार्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं हम वार्म बूटिंग या हार्ड बूटिंग बोलते हैं। तो जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो कूल बूटिंग कहलाता है। तो यहाँ पे बूटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बायोस में स्टोर होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि रोम के चिप में स्टोर होता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर का एक भौतिक उपकरण क्या कहलाता है? फिजिकल डिवाइस जो होती है दोस्तों वो आपकी कहलाती है हार्डवेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? हार्डवेयर। चाहे आपका प्रिंटर हो, चाहे मॉनिटर हो, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसको आप टच कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्डवेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 को किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसी स्पेशल कार्य करने के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर को
बनाया जाता है तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल आपके MS ऑफिस जो होता है ये आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, या लिब्रे ऑफिस आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, या फोटोशॉप जो होता है स्पेशल फोटो बनाने के लिए ही बनाया गया है। MS ऑफिस जो है ऑफिस वर्क जितने भी होते हैं उन सब के लिए बनाया गया है, तो स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये आपकी CCC की टारगेट जो बैच है, जो आपका टारगेट क्लास थी, CCC टारगेट की ये 3rd वीडियो थी। तो यहाँ पे इस तीनों वीडियो में दोस्तों हम CCC का जो पहला चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों मेरी गारंटी है कि इन्हीं वीडियो में से, इन्हीं 3 वीडियो से लगभग आपके 85% तक क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मान के चलते हैं आपका 10 मार्क्स क्लियर हो गए हैं, 10 नंबर आपके इसी चैप्टर से आ जाएंगे। टोटल CCC में 9 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर खत्म हो चुका है, तो इट मीन्स आपका 10 नंबर मान सकते हो आपका कंप्लीट हो चुका है। बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की क्लास थी। तो कल की वीडियो में दोस्तों आप इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम या पूरा सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो होगी और बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो होगी, जिसको आपको बहुत अच्छा समझने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और अपनी CCC की तैयारी कंटिन्यू रखें। जिन दोस्तों का एग्जाम मार्च महीने में होने जा रहा है CCC का, वो इन्हीं हमारी वीडियो को देख के जाएं। मैं गारंटी बोल रहा हूं कि अगर आपने सीरियसली इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप 100% सफल हो जाएंगे, वो भी A ग्रेड या B ग्रेड या S ग्रेड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।